सही है ना। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो, NC0 ए टू दी पावर एक्स की पावर आप ए टू दी पावर एन लो, ए की पावर ही मतलब सॉरी, NC0 एक्स टू दी पावर 0 ए टू दी पावर एन, NC1 एक्स टू दी पावर 1 ए टू दी पावर एन माइनस वन, दोनों में से जो आपको सही लगे ऐसे। अभी जनरली लिखा ऐसे जाता है इसको, ठीक है, मगर दोनों ही स्टेटमेंट हमारे लिए सही है। फिर हमने ये देखा था कि अगर मुझे इसमें जनरल टर्म कैलकुलेट करना है तो TR+1 इक्वल टू NCR एक्स टू दी पावर n माइनस आर और ए टू दी पावर r, इस तरह से मैं जनरल टर्म लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है ना, इस जनरल टर्म का ही यूज करना हमें सीखना है। अब क्या है कि अगर हमें जनरल टर्म निकालना आता है तो हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अब कैसे, मान लीजिए आपसे बोला गया कि इफ द सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 बाय एक्स टू दी पावर 8/3 प्लस एक्स स्क्वायर और log ऑफ 10 और x दिया है, ठीक है, ये दिया है और इसकी पावर 8 है, इज 5600, देन x इक्वल टू। क्लियर है बेटे, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक आपके पास यहाँ पे a और b वाला टर्म्स दे रखे हैं ना, तो ये टर्म्स का एक्सपेंशन लेना है, 8 जो पावर दे रखा है। तो इफ द सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 5600, देन x इक्वल टू, x की आपको वैल्यू बतानी है। तो आप देखो, आपको सिक्स टर्म निकालना है तो T6 जो होगा वो आप कैसे निकालोगे, NC5, सही है, 1/8, 1 बाय, या आप x की पावर -8/3 भी लिख सकते हो आप इसको। इसकी पावर क्या होगा, n माइनस आर, तो n माइनस ऑफ r, और a टू दी पावर a की जगह पे आपका क्या है, एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ 10 बेस x, इसकी पावर क्या हो जाएगा, r। क्लियर है बेटे, तो मैंने जनरल टर्म लिख दिया, समझ में आया, NCR एक्स टू दी पावर n माइनस आर और a टू दी पावर r, अगर आपके पास दो टर्म दे रखे। अब जो ये यस सर। है, ये टर्म किसके इक्वल है, 5600 के। n का वैल्यू आप जानते हो, ये n का वैल्यू हो गया 8, तो 8C5, यहाँ पे आपका 8 पुट करोगे तो 8 माइनस 5 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, x की पावर -8 आ गया यहाँ पे। इसे आप देखोगे तो ये x की पावर 10 हो जाएगा और log ऑफ 10 बेस x और इसकी होल पावर 5 होगा, इतना इक्वल टू 560 आया ना। ठीक है बेटे, ये हो गया। अब आप ये यस देखो, सर। 85 को आप क्या लिख सकते हो, 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाय 5 फैक्ट सॉरी मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना होगा, 56 मल्टीप्लाई एक्स की पावर -8 एक्स की पावर 10 log ऑफ 10 बेस x की होल पावर 5 इक्वल टू 5600, सॉरी एक जीरो कम हो गया अपना, तो ये हो गया। तो आप ये देखो, ये जो 56 है, 56 से अगर आपने कैंसिल आउट किया तो 56 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 100 मिलेगा। इससे इसे कैंसिल आउट करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर मिलने वाला है, log ऑफ 10 बेस x है, इसकी होल पावर 5 है, और ये 10 का होल स्क्वायर है, आया ना, ऐसा है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो अब आप ये देखो, अगर मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाता हूं, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है,
और ये वाला जो टर्म हमारे पास लॉग दिया है तो ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ लॉग है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ लॉग है। अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ लॉग है तो ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ लॉग होना चाहिए, हाँ या ना। तो ये यस लॉग सर। इंडिपेंडेंट कब होगा, जब x की जगह कितना होना चाहिए आपका, 10 अगर सर। की जगह 10 मैं लेता हूँ तो ये 10 ऑफ 10 10 की पावर 5 ऐसा होगा, और ये 1 हो जाएगा, देखो, है ना। तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा, क्लियर है। समझ में आया किस तरह से आपको जो टर्म दे रखा है, जनरल टर्म हम ले रहे हैं, उसका यूज करना है। यस सर। और देखते हैं इसमें, if the third term in the expansion of x plus x log of 10 base x whole power 5 is 10 to the power 6, the number of rational values of x is, क्लियर है बेटे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, if the third term in the expansion of this is x to 10 to the power 6 then the number of rational values of x, आपको x की रेशनल वैल्यूज बतानी है। तो आप ये देखो कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये x की पावर में सब कुछ लिखा गया है ना। ये जो टर्म आपने लिखा है ये किसकी पावर में लिखा है, x की पावर में लिखा हुआ है, ठीक है। यस सर। चलिए, तो इसका अगर थर्ड टर्म मुझे निकालना है तो t ऑफ 3 इक्वल टू क्या होगा, NCR यानी 5C2, ऐसा होगा ना, ये तो r+1 है, तो 5C2 x टू दी पावर n माइनस आर, तो 5 माइनस 2 और x log ऑफ 10 बेस x होल पावर 2, इतना इक्वल टू क्या है, 10 की पावर 6। क्लियर है बेटे। जनरल टर्म लिख रहा हूं अभी मैं, बस NCR x टू दी पावर n माइनस आर a टू दी पावर r, बस इसी टर्म के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। सबको क्लियर हो रहा है। यस सर। चलिए, अब अपने को इसको कैलकुलेट करना है, तो इस ये क्या है, 5C2 को मैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ये x का क्यूब हो गया। यहाँ पे आने वाला जो टर्म है वो x है, और x की पावर, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 सामने आ जाएगा, हाँ या ना, है ना। a टू यस सर। m होल पावर n इक्वल टू क्या होता है, a टू दी पावर m मल्टीप्लाई n, और इतना इक्वल टू क्या होगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 कैंसिल, 5 इंटू क्या हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 2, और ये आपका x क्यूब होगा, इसे आप x लॉग ऑफ, सॉरी, x टू दी पावर लॉग ऑफ, इसे एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, है ना, और इतना इक्वल टू क्या हो गया, 10 की पावर 6। तो आप ये देखो, इससे आप ये कैंसिल आउट करोगे तो ये मिल गया आपको 10 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3, और ये है, सर वहाँ पर x की पावर 2 नहीं आएगा। कहाँ पे बेटे, यहाँ पे, x। हाँ। ये देखो, आपको थर्ड टर्म निकालना है तो ये थर्ड होगा,
तो आर का वैल्यू कितना होगा? 3 सर। नहीं, आर का वैल्यू 2 होगा बेटे। यहाँ देखो आप, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर, ठीक है। एन सी आर हुआ एक्स टू दी पावर एन माइनस आर और ए टू दी पावर आर। तो ये है तुम्हारा कौन सा टर्म है? हाँ सर, आ गया समझ। आ गया ना? तो ये मैं आर हाँ सर। डाल रहा हूँ। तो ये जहाँ पे आर आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म में 0 आता है, सेकेंड टर्म में 1 आएगा, तो थर्ड टर्म में 2 आएगा ना? यस सर। तो यहाँ पे आपका 3 आया, एक्स की पावर एन माइनस आर, 3 हो गया, 3 हो गया, ऐसे हो गया। और ये वाला वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और ये इक्वल टू 10 की पावर 6 है। तो एक 10 तो आप कैंसिल आउट कर दोगे, एक 10 कैंसिल आउट कर दोगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब मिलेगा, और एक्स ही है ये टर्म देखो, तो दूसरा भी एक्स है, तो इसे मैं एक्स की पावर में 3 प्लस लॉग ऑफ 10 बेस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा ये 10 की पावर 5। क्लियर है ना बेटे? यस सर। चलिए, तो अब आप ये देखो कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3 प्लस 2 लॉग ऑफ 10 बेस एक्स और इतना इक्वल टू 10 की पावर 5, ठीक है। अब आप बताओ कि यहाँ पे भी ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ लॉग था। अब आप देख रहे हो, अगर मैं इसकी जगह पे 10 पुट करता हूँ तो ये तो 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर। इसकी जगह पे आप 10 लेते हो तो ये तो 1 हो गया, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 प्लस 2 5, और 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 दिया हुआ है। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हुआ आपका? 10। तो इरेशनल नंबर आए क्या आपके पास? नो सर। इसका मतलब नंबर ऑफ इरेशनल टर्म कितना हो जाएगा, इरेशनल वैल्यूज कितनी होगी? 0। आया ना? यस सर। 23 बी 1 आ रहा है इरेशनल वैल्यूज। देखो तो और कोई आ सकता है क्या? if the third term if the third term in the expansion of x plus x to the power log of x and base something is 10 की पावर 6, their number of irrational values of x। और कोई वैल्यू पॉसिबल हो सकती है यहाँ से? चलो देखते हैं पॉसिबल होती है या नहीं। इसके लिए आप क्या करोगे, लॉग लेके सॉल्व कर लोगे। अगर मैं लॉग लेता हूँ तो लॉग ऑफ 3 प्लस 2 आएगा, लॉग ऑफ 10 बेस x आएगा, ठीक है ना? सॉरी, ये सामने आ जाएगा और लॉग ऑफ x होगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 प्लस 2 लॉग ऑफ 10 बेस x, एक तो ये हो गया, और यहाँ पे आपने लॉग लिया तो लॉग ऑफ x हो गया, यहाँ पे 5 सामने आएगा, लॉग ऑफ 10 हो गया। तो आप इसको 3 प्लस 2 लॉग ऑफ 10 बेस x लिख सकते हो, और यहाँ पे log 10 को इधर ले आओगे तो ये log 10 बेस x हो जाएगा, इक्वल टू 5 होगा। अब यहाँ से अगर हम क्वाड्रेटिक बनाए, log 10 बेस या log x बेस 10 की जगह t ले लें तो ये 3 प्लस 2t होगा, इक्वल टू 5 होगा। तो 2t स्क्वायर आएगा प्लस 3t आएगा माइनस ऑफ 5 आएगा, इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी, माइनस b, t इक्वल टू, और अगर मैं देखता हूँ 5 लेता हूँ तो ये फैक्टराइज होगा, माइनस ऑफ 3 लिया प्लस माइनस बी स्क्वायर हो गया 9, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a
तो -3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4 इसी, तो यानी 9 प्लस 49, 40 हो गया और डिवाइडेड बाई 4 हो गया। -3 देगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, 49 है तो 49 को आप 7 लिख सकते हो। यहाँ पे आपका 7 आएगा डिवाइडेड बाई 4। तो आप देखो एक बार ऐड करोगे तो 4 मिलेगा, है ना। एक बार अगर प्लस साइन लेते हो तो 4 मिलेगा, 4/4 आएगा। -7 साइन लेते हो तो 10/4 आ जाएगा। क्लियर है बेटे ये दोनों वैल्यू। यहाँ से यस सर। और यहाँ से आपका क्या है 5/2। और ये किसका वैल्यू, लॉग का वैल्यू। तो लॉग ऑफ 10 बेस x इक्वल टू 1 आ रहा है और लॉग ऑफ 10 बेस x इक्वल टू -5/2 आ रहा है। तो यहाँ से x का वैल्यू 10 आएगा जो हम निकाल चुके हैं कॉमन सेंस से, है ना। दूसरा जो वैल्यू है वो क्या आएगा, x इक्वल टू 10 की पावर -5/2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू होगा ये इरेशनली तो है, ये 1/√10 की पावर क्या है 5। तो इरेशनल टर्म है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इरेशनल टर्म कितना हो जाएगा, 0 नहीं होगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। यस सर। क्या किया देखिए, एक तो क्या था कि मेरे से ये पूछा था कि x का वैल्यू क्या होगा। तो एक तो अगर एक सिंगल वैल्यू पूछा गया है तब तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे। तो हमने डायरेक्टली कैलकुलेट करके 0 ये निकाल लिया था, x इक्वल टू 10, ये भी एक सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो कॉमन सेंस से हो गया। मगर क्या है कि ये जो था इसको हमने लॉग ऑफ समथिंग लिया तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, तो दो वैल्यू इसके आ रहे होंगे। तो एक वैल्यू तो 10 आ रहा था जो हमने कॉमन सेंस से निकाल लिया था, दूसरा वैल्यू और पॉसिबल होगा जो हमने इसे सॉल्व करके निकाला है, जो कितना आ जाएगा 1/√10 की पावर 5। ठीक है, यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। कोफिशिएंट के ऊपर भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 30 in the expansion of 1 minus x plus x square की पावर 40 और 1 प्लस x की पावर 41 इस क्वेश्चन क्लियर है बेटे। ठीक है, कल हमने दो तरह के क्वेश्चन किए थे, उसमें एक टर्म्स वाले क्वेश्चन थे, दूसरे कोफिशिएंट वाले। तो मैं कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूँ, इसका एक्सपेंशन करूँ, तो अभी क्या होगा, इसके एक्सपेंशन करने के बाद आपका बहुत सारे टर्म्स आ रहे होंगे। उस टर्म में मुझे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 30 बताना है। दो तरह के कोफिशिएंट थे, एक कोफिशिएंट था, दूसरा बाइनोमियल कोफिशिएंट था। कोफिशिएंट का मतलब है x के आगे जो भी कुछ आता है वो सब कोफिशिएंट, x की पावर जैसे 30 को छोड़ के। अब बाइनोमियल में क्या आता है, NC0 NC1 NC2 NC3, ये ऐसे जितने टर्म होंगे वो आपके बाइनोमियल कोफिशिएंट हो जाएंगे। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखता हूं तो इस एक्सप्रेशन को देखो, जनरली अभी तक आपको 3 टर्म का एक्सपेंशन नहीं बताया गया। इसका मतलब यहाँ पे जो टर्म आ रहा है इस टर्म में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लग रही होगी। तो ये इसकी पावर 40 दे रखा है, यहाँ पे आप 1 प्लस एक्स ले सकते हो, और दूसरा वाला जो टर्म है 1 प्लस, देखो आप इसे 1 प्लस एक्स की पावर 40 लिख सकते हो और 1 प्लस एक्स लिख सकते हो। अच्छा, इसे और इसे दोनों को कंबाइन किया जा सकता है, हाँ या ना। ठीक है, यस सर। कंबाइन करेंगे क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला है क्या कुछ, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कोई फॉर्मूला बनेगा। किसका एक्सपेंशन होता है ये, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स, किसी को पता है। अदीस, अदीस नहीं आया क्या आज। नो सर। भाविक आप बताओ किसी का फॉर्मूला है ये।
मिलन आप बताओ बेटे, किसका फॉर्मूला है ये? सर वो x⁴ माइनस x² + 1 का। नहीं बेटे, अच्छा x³ + 1 का नहीं है क्या? याद आया? यस सर। यस सर। x³ - 1 की जगह पे आप x-1 1 + x + x² लिखते हो। अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस होगा पूरा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे बीच में माइनस आता है। क्लियर है? तो ये दोनों एक्सपेंशन आपको याद रखना है बेटे। तो आप ये देखो, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x³, सही है, x³ + 1 हो जाएगा। ये हो गया x³ + 1 या 1 + x³ जो आपको सही लिखे उसके फॉर्म में लिख दो। तो ये 40 है और इसके साथ 1 + x है। अब 1 + x पे x को तो एक्सपेंड कर नहीं सकते आप, तो आपको इसी को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए जब मैं टी आर टर्म लिखता हूँ तो टी आर + 1 जनरल टर्म लिखूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एन सी आर। तो 40 CR x, अब ये तो 1 है तो 1 की पावर n-r 1 ही रहा, x⁴ इसकी होल पावर क्या हो जाएगा r, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 + x के साथ। 40 CR x⁴r। अब 3r वाला टर्म आपका एक 1 है एक r है, तो जब मैं इसे r से मल्टीप्लाई करूंगा, अब देखो जो 30 वाला जो टर्म है वो तो इसी में आएगा ना। अब यहाँ पे r का वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे आपके नंबर ऑफ टर्म्स मिलते जाएंगे। तो आप r का वैल्यू जैसे चेंज करोगे आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिलते जाएंगे। जैसे नंबर ऑफ टर्म्स एक हो गया आपका ये, और दूसरा टर्म ऐसा हो सकता है r, और अगर ये वाला वैल्यू r से, सॉरी यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3r + 1 हो जाएगा। अब ये दो टर्म आए, अब r की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स बहुत सारे मिलते जाएंगे और वो सब ऐड होते जाएंगे। अब क्या है कि इसमें मुझे कोफिशिएंट ऑफ x⁴ 30 लेना था, तो 30 तो इसमें तो कभी मिलने वाला नहीं है। यहाँ मिलेगा क्या 30? 3r + 1, तो 3r, अभी ये 3r का मतलब 3 की टेबल में जो भी कुछ आता है उसमें 1 ऐड कर दो, मगर इसमें तो मिल सकता है ना, आया यस ना? सर। तो r का वैल्यू अगर मैं 10 पुट करूंगा तो 40 C10 x⁴ क्या हो जाएगा, 30 होगा कि नहीं? तो यस सर। x⁴ का कोफिशिएंट क्या आ गया आपका, 40 C10। क्लियर है? यस सर। चलिए, अब जो यहाँ पे मैं 40 C10 लिख रहा हूँ, इसको लिखने का एक और तरीका है, आप इसे ऐसे भी लिखते हो। ठीक है, दो ब्रैकेट बनाया और उसमें 40 और 10 लिख दिया। ठीक है, समझ में आया? कहीं पे आपको NCR लिखा हुआ मिल रहा है तो उसे आप शॉर्ट में CR भी लिखते हो। अगर कहीं पे आपको NCR लिखा हुआ मिल रहा है तो उसे शॉर्ट में आप CR लिखोगे। 40 C10 मिल रहा है तो उसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। यानी कुछ कुछ जो सॉल्यूशन है वहाँ पे ऐसा दिया रहता है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये और ये अलग अलग चीज़ है, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो समझ में आया कैसे आप कोफिशिएंट कैलकुलेट करोगे। उसके लिए आपको थोड़ा इन सब जो एल्जेब्रिक टर्म्स है उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। If the fourth term of the binomial, और बाइनोमियल के टर्म दे रखे हैं 2 की पावर √x-1 +1/2 की पावर x/3,
और इसकी होल पावर n दी है इज 20n, ठीक है। एंड द बाइनोमियल कोफिशिएंट of the fourth term is 5 times the binomial coefficient of the second term, then x is, ठीक है। अब क्वेश्चन समझना क्या दिया रखा है। इफ द फोर्थ टर्म ऑफ द बाइनोमियल, इस बाइनोमियल का जो फोर्थ टर्म है t4 वो 20n के इक्वल है एंड the binomial coefficient of the fourth term is 5 times the binomial coefficient of two terms। अभी आप सभी को क्लियर है बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, आया ना? यस सर। बाइनोमियल कोफिशिएंट जानते हो ना। अब T4 का बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर मैं निकालता हूं तो वो क्या होगा, NCR, R की जगह ये R+1 है तो क्या NCR ये होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट, आया ना? यस सर। इसके अलावा जो और सभी टर्म आते हैं ना बेटे वो आपका कोफिशिएंट होता है। सिमिलरली T2 की अगर बात करूं तो वो क्या होगा, NC1। तो ये दोनों हो गए बाइनोमियल कोफिशिएंट, फोर्थ टर्म और सेकेंड टर्म। अब क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट कर देना है भाई। क्यों? क्योंकि क्या रिलेशन दे रखा है, T(4) = 5 टाइम्स ऑफ T(2). तो NC3 = 5 टाइम्स ऑफ NC1, ठीक है बेटे। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। n, अब देखो यहाँ पे क्या है, n है, n-1 लिख सकते हो आप, n-2 लिख सकते हो और डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1 हो जाएगा। क्लियर है बेटे, ऐसे लिखा जा सकता है। और यहाँ पे क्या है, 5 × n, NC1 कितना होता है, n होता है। अब n से n कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या मिला, n-1 × n-2 = यहाँ पे 5 दे रखा है और ये है 6, n² मिलेगा, 3n मिलेगा और प्लस आपको 3 मिलेगा, माइनस ये हो गया टोटल 30। तो 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, n² - 3n माइनस ऑफ 27। तो क्या फैक्टराइज हो सकता है, यहाँ से फैक्टराइज होगा क्या ये? देखो 27 को आप क्या लिख सकते हो, 9 × 3, और तो कुछ नहीं लिखा जा सकता। नो सर। फैक्टराइज तो ये हो नहीं रहा है, हो रहा है क्या? हमसे कह रखा है, फिर से हम देख लेते हैं क्या बोल रखा है। हमसे कह रखा है कि फोर्थ टर्म इज 5 टाइम्स द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ, and the binomial coefficient of the fourth term का binomial coefficient और 5 terms का binomial coefficient, 5 times the binomial coefficient of second term। तो second term निकाला NC1 होगा, fourth term आपका NC3 होगा। तो यहाँ से 4 term is 5 times the second term है, तो ये कर दिया हमने। NC3 = 5 × NC1 हो गया। तो NC3 को आप n लिखोगे, n-1 लिखोगे और फिर आपका n-2 आएगा, 3 टर्म तक का जाएगा, 3, 2, 1 आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 5 n से n कैंसिल आउट हो गया, 5 × ये आपका 6 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, ये 30 इस तरफ आएगा, तो यहाँ पे आपको 27 ही मिलेगा और यहाँ से ये -3n देगा, n² देगा और ये आपका +2 देगा। सॉरी, यहाँ देखो बेटे, 3 × 1 कितना होगा, 2 आएगा ना, हमने 3 लिख दिया है, ये हाँ होगा। सर। तो अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 28। तो 28 है तो उसको आप 7 × 4 लिख सकते हो, यस सर। ठीक है।
एन स्क्वायर होगा माइनस 7n होगा प्लस 4n माइनस 28 इक्वल टू 0। एन कॉमन हो गया, n माइनस 7 प्लस 4 n माइनस 7 इक्वल टू 0, n प्लस 4 और n माइनस 7 इक्वल टू 0। n निगेटिव तो नहीं हो सकता, तो n कितना हो जाएगा 7। ये तो एक इक्वेशन हमने सॉल्व किया है, क्लियर है। अब हो सकता है कि जो हमने निकाला वो दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, तो इसीलिए आपको दूसरा इक्वेशन भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, दूसरा क्या है, इफ द फोर्थ टर्म का मतलब यही हो गया T4, तो ये हो गया NC3 इंटू रूट ओवर 2 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर x माइनस 1 की पावर n माइनस r, तो n माइनस ऑफ 3, सही है, और 1 बाय 2 की पावर x बाय 3, इसकी पावर r, तो r कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू कितना है आपका 20 इंटू एन के इक्वल है, आया ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है कि इसको सॉल्व करना है, इसमें आपका NC3, इस वाले वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, देखो 2 की पावर x माइनस 1 इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाय आपका होगा 2, इसे भी आप 2 की पावर माइनस x बाई 3 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 20 n हो गया बेटे, ठीक है, ऐसा हो गया। अब n ही दे रखा है आपके पास, तो वैसे तो अपना सेकेंड वाला सॉल्व करके x का वैल्यू सॉरी n का वैल्यू आया है ना, तो n का वैल्यू है 7 अपना, तो यहाँ पे हम 7 पुट कर देते हैं, 7C3 2 की पावर x माइनस 1, 7 माइनस 3 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 की पावर 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, माइनस x आया, और ये 20 इंटू 7 आ गया। अब 7C3 का मतलब क्या हो गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 और 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपको देगा 35, है ना, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। अब 2 की पावर देखें, इससे ये कैंसिल आउट होगा, 2 देगा, तो यहाँ पे 2 की पावर में आया 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, और ये वाला जो पावर है वो भी ऐड हो जाएगा, और इतना इक्वल टू आ रहा है 20 इंटू 7। अब आप ये देखो 7 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, आपको 5 मिलेगा, 5 इंटू 2 की पावर आएगा x माइनस ऑफ 2, और यहाँ पे आपको मिलेगा, इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर x माइनस 2 इक्वल टू 2 की पावर 2, यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 2, x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 4, क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा किस पैटर्न पे था कि अगर हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट भी पता होना चाहिए, टर्म्स भी पता होने चाहिए, है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हमें टर्म्स पता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट पता है, तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या यूज किया गया है इसमें कि टर्म्स कैसे निकालेंगे, दूसरा इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि आपका जो जनरल टर्म आप ले रहे हो ना, हमने जब स्टार्ट किया है जस्ट आपका बाइनोमियल अभी, और उसमें जब हमने पहला ही जनरल टर्म लिखा है, तो उस जनरल टर्म के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आया ना। यस सर। चलिए, तो ये बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई कि किस तरह से आप जनरल टर्म निकालोगे और जनरल टर्म से कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। यस सर। अब नेक्स्ट मैं इसमें बात करने जा रहा हूं कि अगर आपको जनरल टर्म पता है तो इसमें और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें दूसरा जो टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, या आपसे कहा जाएगा कि कांस्टेंट टर्म बताओ, कांस्टेंट टर्म कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म कैलकुलेट करने के लिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे टर्म कैलकुलेट किया, आपके पास टी आर आया है, और टी आर इक्वल टू आपने जैसे एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस ऑफ आर समथिंग इस तरह से लिखा है, और यहाँ आने वाला टर्म भी मान लो एक ही जगह पे जो ए था
a की पावर जो r आ रहा था, तो अगर मेरे पास a की जगह पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड x का वैल्यू दे रखा है, जैसे x की पावर -3/2 समथिंग इस तरह से, या कुछ और वैल्यू दे रखा है, ठीक है, तो मैं ये जानता हूं कि ऐसे करने पे क्या होगा कि दोनों ही टर्म n-r और यहाँ पे आने वाला जो टर्म है ये भी आपका x देगा। तो अब क्या हो गया, इस वजह से मुझे दोनों ने x का टर्म दिया, तो ये दोनों ही पावर अपने आप क्या होगी, ऐड हो जाएगी। हाँ या ना? क्लियर है बेटे? यहाँ तक का समझ में यस आया सर। कि मेरे पास जो जनरल टर्म आ रहा था, इस जनरल टर्म से अगर मेरे से पूछा गया है कि कांस्टेंट टर्म बताओ क्या आएगा, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले जनरल टर्म से x की पावर लिखनी है। और कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है कि जो x की पावर होगी ये पावर 0 हो जाए। अगर ये 0 होगा तो x का पावर 0, x का पावर 0 तो x हट जाएगा। तो अगर आपका टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो कांस्टेंट तो होगा ही होगा। आया ना? भाई वेरिएबल नहीं होना यस चाहिए। सर। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है कि उसमें वेरिएबल ना हो। क्लियर है? तो आपका कोर कंसेप्ट क्या है कांस्टेंट टर्म निकालने का, आप टर्म्स लिखोगे, टर्म्स के बाद x की पावर लिखोगे, x की पावर को इक्वल टू 0 कर दोगे। x की पावर इक्वल टू 0 करने पे r का जो वैल्यू आता है वो वैल्यू पुट करके आपको कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। आया ना? तो कांस्टेंट टर्म जो यस। ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। कब? जब आप इसको 0 करके r फाइंड करोगे, और वो r फाइंड करने के बाद वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, तो आपको कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। The term independent of x in the expansion of 1 plus x square, या आप ले लो यहाँ पे 2x³ और इस टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 3x²/2 माइनस 1/3x। तो अब देखो दोनों में x आ रहा है और इसकी होल पावर है 9 इस। ठीक है बेटे, क्वेश्चन क्लियर है? क्या दे रखा है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ, सही है ना? तो अब क्या कह रखा है कि आपका, अब देखो वैसे तो ये वाला टर्म तो एक्सपेंड होगा नहीं, यहाँ तो कुछ पावर ही नहीं है, तो एक्सपेंड किसको होना है, इसको। तो जनरल टर्म पहले मुझे इससे निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं जनरल टर्म निकालता हूँ इस वाले को सॉल्व करके, तो tr+1 जो होगा वो क्या आएगा, 9cr x टू दी पावर r, तो 3/2x² इसकी पावर n-r इंटू 1 माइनस साइन भी है देखो, है ना, 3x इसकी पावर हो जाएगा r, 9cr 3/2 जो नंबर है उसको आप सेपरेट कर लो, 9 - r -1/3 इसकी पावर r, अब x की पावर लिखो, x की पावर 2 9 - r और x की पावर माइनस ऑफ r, तो 9cr 3/2 9 - r माइनस 3 की पावर माइनस r ले सकते हो, जो आपको सही लगे, है ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप x की पावर देखो, तो x की पावर क्या हो गया, 18 - 2r माइनस ऑफ r। ठीक है, तो यहाँ से x की पावर कितनी मिल रही है मुझे, x की पावर 18 - 3r मिल रहा है कि नहीं? यस सर। चलिए,
अब आप ये देखो, ये वाला जो आगे आने वाला टर्म है ये तो आएगा ही आएगा, सब में आएगा। अब मुझे ये टर्म दिया, अगर मेरे पास यहाँ पे ये वाला टर्म नहीं होता, ठीक है, जैसे अगर मैं भूल जाता हूँ कि ये टर्म मेरे पास नहीं होता, तब मुझे इसका जो टर्म है, पावर है, इस पावर को जीरो करना था और जीरो करके मुझे कांस्टेंट टर्म निकाल लेना था। आया ना? क्लियर है? यस। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से करते हैं। पहले अगर ये नहीं होता, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ये अगर नहीं होता, तो मेरा कांस्टेंट टर्म क्या आता? तो उसके लिए मुझे 18 माइनस 3r वाले वैल्यू को जीरो कर लेना पड़ता, और यहाँ से मुझे 3r मिलता, तो r का वैल्यू यहाँ से मुझे 6 मिलता। अब ये 6 का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मुझे कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। हाँ या ना? ठीक है, तो इस वैल्यू के लिए जो कांस्टेंट टर्म होगा वो होगा 9c6, 3/2 की पावर 9 माइनस 6 करोगे 3 हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ 3 की पावर माइनस ऑफ 6 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए एक सेकेंड। चलिए बेटे, तो अब क्या है कि ये मेरा आंसर हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। इसे आप और भी सॉल्व करना चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो। इसको आगे भी अगर सॉल्व करना चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो कि ये 9 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होगा, 3 की पावर 3 है, -1 की पावर, इस वाले टर्म को आप डिनोमिनेटर में लिखोगे, माइनस ऑफ 6 आ रहा है ना, तो इतना बाय 2 की पावर 3 हो गया, और ये वाला जो वैल्यू है -1 की पावर -3 की पावर 6 यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका, इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन तब है जब आगे वाला टर्म नहीं दिया होता, सही है, मगर आगे भी एक टर्म आ रहा है। तो आगे एक टर्म आ रहा है तो उससे क्या होगा कि ये पूरा एक्सप्रेशन पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पूरा एक्सप्रेशन x से मल्टीप्लाई होगा, और ये पूरा एक्सप्रेशन आपका इससे भी मल्टीप्लाई होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक। अब आप ये देखो कि इसने जो पहले इंडिपेंडेंट टर्म दिया था यहाँ पे, x का वैल्यू जब मैंने पुट किया, r का 6 पुट कर दिया r का वैल्यू, तो इसने मुझे एक इंडिपेंडेंट टर्म दिया। वो इंडिपेंडेंट टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इंडिपेंडेंट ही रहेगा, मगर जब x से मल्टीप्लाई होगा तब इंडिपेंडेंट थोड़ी होगा। आया ना? और इससे मल्टीप्लाई होगा तभी भी इंडिपेंडेंट रहेगा क्या? तो यहाँ से नो आपको सर। 3 टर्म मिल रहे हैं। पहला, जब ये पूरा एक्सप्रेशन 1 से मल्टीप्लाई हो तो ये जो हमने अभी देख रखा है वो पूरा हो जाएगा। इसका मतलब r की जगह आपको 6 पुट करना पड़ेगा, तो r की जगह 6 पुट करना पड़ेगा। ये आपका पहला टर्म है, तो एक इंडिपेंडेंट यहाँ से मिला। दूसरे, अगर मैं बात करूं कि अगर ये x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे अगर आपने इसको x से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका क्या बन जाएगा, 18 माइनस 3r, और अगर आप x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये होगा x की पावर 18 माइनस 3r प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 19 माइनस 3r। अब आप इसको अगर जीरो करोगे तो 19/3 आएगा। इसका मतलब r का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है। अगर r का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है तो ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब यहाँ से इंडिपेंडेंट टर्म निकालना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई आपको? फिर क्या होगा कि यस। आपका ये जो एक्सप्रेशन है, अगर वो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होने पे ये 18 माइनस 3r प्लस, सॉरी, मल्टीप्लाई एक्स क्यूब कर लेते हैं। तो अगर मैं एक्स क्यूब करूंगा मल्टीप्लाई में, तो मुझे यहाँ से x की पावर 18 प्लस 3 कितना हो गया, 21 माइनस 3r। तो इसको अगर मैं जीरो करता हूँ तो देखो r का वैल्यू आ जाएगा 7। तो 7 एक इंटीजर आ रहा है, तो ये पॉसिबल है। आया ना? ठीक है, तो अब मुझे क्या बात समझ में आ गई कि इसका कोफिशिएंट 2 था, तो ये और दूसरे वाले का कोफिशिएंट ये है।
तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 9c, अभी मुझे 7 पुट करना है, तो 3/2 की पावर 9 माइनस 7 करोगे 2 आएगा, और ये 1/-3 की पावर 2 आ जाएगा, तो दूसरा टर्म ये मिलेगा। तो कितना हो गया, 2 इंटू 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सर 1/-3 की पावर 7 आएगा। टोटल, सर वो आपने लिखा है ना। अच्छा यहाँ पे, अच्छा आर है ना, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 2 कर दिया, सॉरी, यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा, ये 7 हो गया। तो ऐसा आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, इंटू 1/3 की पावर 7 होगा, और माइनस साइन भी देगा, आया ना, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आ गए। अब क्या करना है आपको, इंडिपेंडेंट टर्म बताना था। तो इसका मतलब क्या है, ये टर्म प्लस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, तो आपको दोनों टर्म को ऐड करना पड़ेगा। दोनों टर्म आ गए, चाहिए तो दोनों टर्म को ऐड करना पड़ेगा। ये 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल है, और 3 का क्यूब है डिवाइडेड बाय 3 का 2 का क्यूब, और 3 का ये पावर 6 हो गया, माइनस 2 इंटू 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 इंटू 1/3 की पावर 7। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ में आया बेटे आपको? यस सर। तो इसको सॉल्व करना है, तो आपको जैसे भी सही लगता है, जैसे 9 फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, 6 फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, 2 फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 की पावर 3, एक 3 बचेगा यहाँ से, इंटू 2 की पावर 3 होगा, 3 की पावर 6 होगा, माइनस यहाँ से आप देखो 9 बाहर चले गया, 6 बाहर चले गया, 2 बाहर चले गया, तो यहाँ पे आपको 2 मिला, 7 मिला, और ये 1/2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 कैंसिल आउट कर दोगे तो 5 आ जाएगा ऊपर से। अब आप इसको सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करने के लिए 3 से 3 की पावर 6 है, और एक ये 7 है, 3 की पावर 7 है, और ऊपर से 3 की पावर 3 कैंसिल आउट अगर मैं करता हूँ, है ना बेटे, तो यहाँ देखो क्या मिलेगा, 1/8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 7 में से 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 4 आएगा, माइनस 2 एक कैंसिल आउट किया, तो ये 1/14 इंटू 3 की पावर 5 आ गया, हाँ या ना। इसमें से 3 की पावर 4 आप बाहर ले सकते हो, तो 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 2, और 3 की पावर 4 मैंने बाहर ले लिया, तो ये 1/8 माइनस ऑफ 42 हो जाएगा। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 3 की पावर देखो, ऊपर आपका 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट डिवाइडेड बाई 2, इंटू आप इसको 9 इंटू 9 लिख सकते हो। यहाँ से 42 माइनस 8 कर दोगे, 42 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 42 इंटू 8 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 7 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 42 में से 8 सब्सट्रैक्ट करोगे 36 आ जाएगा, आया ना। 36 प्लस 4 प्लस 2 नहीं, 34 आएगा, 34 प्लस 6 40 प्लस 2, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल आउट किया, 6 आ गया, इससे ये कैंसिल आउट होगा, 17 आएगा, तो 3 इंटू 18 हो गया, 17/54, 17/54 इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आया बेटे यस इंडिपेंडेंट? सर। हाँ थोड़ा लेंथी हो गया, मगर आपको बेसिक चीजें समझ में आएगी। क्या करना है अपने को, x की पावर, x की पावर क्या करनी है कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए, 0 सर। 0 करनी है। ये बात क्लियर है? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और आपको मैं करवाता हूँ इसी के ऊपर। The constant term in the expansion of
the constant term in the expansion of ठीक है। चलो तो एक इजी क्वेश्चन है हमारे पास, एक टफ क्वेश्चन हम थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 2 प्लस 6 बाय x की पावर 3 और इसकी पावर 4, या आप 10 ले लो, ठीक है। कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये ले लिया, तो टी आर प्लस 1 जो टर्म होगा वो क्या मिलेगा, 10 सी आर एन माइनस आर और 6 बाई एक्स क्यूब की पावर आर हो जाएगा। 10 सी आर को बाहर लिखो, एक्स की पावर 20 माइनस 2 आर होगा, 6 की पावर आर लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस 3 आर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 10 सी आर 6 की पावर आर एक्स की पावर 20 माइनस 2 आर माइनस 3 आर, तो 10 सी आर 6 की पावर आर एक्स की पावर कितना हो गया, 20 माइनस 5 आर। इसको अपने को जीरो करना है, तो अगर मैं इसको जीरो कर दूंगा तो मुझे आर का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4 मिलेगा। अब इस 4 को यस आप, सर। तो ये तो एक्स की पावर 0 है, वो तो 1 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म क्या आएगा आपका, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 10 सी 4 6 की पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो अभी क्या है, कल फिर हम इसके आगे की क्लासेस करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और हम कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन थोड़ा सा हम टफ लेंगे। द constant term in the expansion of, अब आप देखो क्या है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, ठीक है, ये दिया है, माइनस एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस रूट ओवर एक्स। अब इतना बड़ा टर्म देख के मत डर जाना, और देखने में ऐसा लग रहा है। आपको इसमें पूछा है कांस्टेंट टर्म निकालना, तो कांस्टेंट टर्म आपको निकालना है बेटे, मगर क्या आप ये देखो, यहाँ पे जो आपके पास टर्म आ रहा है ना, ये डिनोमिनेटर में, आपको ये x के टर्म को, जो x प्लस 1 है, x प्लस 1 को आप 1/3 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हो कि नहीं। जो x है यस सर। 1/3 और उसका क्यूब लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 a क्यूब a प्लस 1 हो गया, फिर x की पावर 2, अभी पॉजिटिव आया तो 2/3 आएगा, फिर माइनस आएगा और फिर प्लस 1 आएगा। और दूसरा, अगर इस टर्म की और इस टर्म की आप बात करें, तो आप इसे रूट ओवर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो, तो ये रूट ओवर एक्स प्लस 1 है और रूट ओवर एक्स माइनस 1 है, ठीक है। और नीचे जो टर्म दे रखा है x माइनस रूट ओवर एक्स, इसमें से अगर आपने रूट ओवर एक्स कॉमन ले लिया,
तो आपको रूट ओवर एक्स माइनस ऑफ 1 मिल जाएगा। तो अभी क्या है, ये जो टर्म आ रहा है इतना डिवाइडेड बाय ये करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ से, x की पावर 1/3 प्लस 1 मिलेगा, माइनस इसमें और इसमें आप देखो ये वाला जो टर्म है ये डिवाइडेड बाय अगर आपका ये वाला टर्म होगा तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, है ना, रूट ओवर एक्स प्लस 1/√x आया ना बेटे, ऐसा मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। अब आपको कांस्टेंट यस टर्म, सर। तो कांस्टेंट टर्म निकालना है तो अब इसका जनरल टर्म निकाल लो भाई, Tr+1, Tr+1 इक्वल टू tan C R, और यहाँ पे x की पावर 1/3 प्लस 1 और इसकी पावर क्या हो जाएगा आपका, इसकी पावर, अच्छा इसको ना और इजी कर सकते हैं हम, इससे भी ज़्यादा इजी कर सकते थे। आप ये देखो कि इसके बाद में एक नेक्स्ट स्टेप अगर लिखता हूँ तो x की पावर 1/3 आएगा प्लस 1 आएगा, इतना डिवाइडेड बाय ये वाला जो टर्म है रूट ओवर x, तो ये मुझे 1 दे देगा माइनस का, और माइनस 1/x की पावर, तो ये x की पावर -1/2 देगा। तो आप देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया कि नहीं, x की पावर 1/3 आएगा माइनस x की पावर -1/2 आएगा, इसकी पावर 10 हो गया। तो फाइनली मुझे इसका जनरल टर्म निकालना है, तो Tr+1 इक्वल टू NCr x टू दी पावर n माइनस r यानी 10 माइनस r, और x की पावर -1/2 इसकी पावर r, NCr x की पावर 10 माइनस r डिवाइडेड बाई 3 और x की पावर -r/2। तो अगर आप x की पावर को ऐड करोगे तो x की पावर 10 माइनस r/3 होगा माइनस r/2 होगा, क्या हो गया ये 10/3 माइनस r/2, या एलसीएम ले लेते हैं ना, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 2r माइनस 3r डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 0 करना है, 20 माइनस 5r इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो r का वैल्यू आ गया यहाँ से 4। तो अब x की पावर 0 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो गया 10 NC4, और n की जगह आपको 10 लेना है, ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, है कि नहीं, यानी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 2 8 से 8 कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट होगा 3 3 जा 210 इज द राइट आंसर। ठीक है, यस सर। समझ में आया बेटे। यस सर। चलिए, तो अब आपका बेसिक जो कांस्टेंट टर्म होते हैं ना, कांस्टेंट टर्म कैसे आएंगे, किस तरह से सॉल्व करना है। दूसरी बात, आपका कोई टर्म दे रखा है तो उस टर्म से फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म अगर हमें निकालना है या उससे रिलेटेड कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है तो अभी हम कर सकते हैं क्या। यस सर। चलिए, तो इसके आगे का जो कंसेप्ट है वो हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, बाय बाय। बाय सर।